नेक्स्ट वन इज प्योरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, अभी हमने शॉर्टेस्ट मीनिंग फर्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में करा था। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी शेड्यूलिंग आती है दैट इज द प्योरिटी शेड्यूलिंग। इन प्योरिटी शेड्यूलिंग ए प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद ऑल द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटी। मतलब जैसी उसकी प्योरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। द CPU टाइम इज allocated टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्योरिटी। दैट मीन्स टू से कि जिसकी सबसे हाईएस्ट प्योरिटी होगी वो सबसे पहले चलेगा। ठीक है, if the purity of two or more processes are equal, then the process that has been inserted first in the ready queue is selected for execution. अगर दो प्रोसेस हैं, ठीक है, और उनका सेम प्योरिटी लेवल है, तो जो सबसे पहले रेडी क्यू में आया है वो सबसे पहले चलेगा। In other words, FCFS scheduling is performed when two or more processes have the same purity. मतलब अगर दो प्रोसेस की सेम प्योरिटी है तो उसमें हमारा क्या होगा कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो चलेगा। Then the purities are implemented at a fixed range of numbers such as 0 to 7 or 0 to 4095. In some system, the highest number represent the highest purity. मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर हो वो हाईएस्ट प्योरिटी बताता है। तो यहाँ पे जैसे प्योरिटी 7 है वो सबसे एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसकी प्योरिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा D चलेगा, दैट इज अ प्योरिटी 7, देन प्योरिटी 5C चलेगा, देन प्योरिटी 4, देन प्योरिटी 1। सो दैट इज द प्योरिटी शेड्यूलिंग। यहाँ पे नेक्स्ट है कि इन अदर सिस्टम अ लो नंबर इंडिकेट्स अ हाई प्योरिटी। इन दैट केस ए प्रोसेस विद प्योरिटी 0 इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। कईयों में क्या होता है कि जिसका नंबर कम होता है वो हाई प्योरिटी बताता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो प्योरिटी है उसका नंबर है 0 तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। प्योरिटीज कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। दो तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। Purity of a process can be defined by the user or an application or by the OS itself. अब प्योरिटी को डिफाइन कौन करता है? यूजर भी कर सकता है, एप्लीकेशन भी कर सकती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी इसको क्या है डिफाइन कर सकता है। When a user or an application define the purity of a process, this is called externally defined purity. जब यूजर या कोई एप्लीकेशन, ठीक है, प्योरिटी बताती है किसी भी प्रोसेस की, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? Externally defined purity. Or when an OS itself assign purity to a process, it is called internally defined purity. जब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि जो प्रोसेस है उसकी प्योरिटी क्या होगी तो उसको हम इंटरनली डिफाइंड प्योरिटी कहते हैं। प्योरिटी शेड्यूलिंग कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये भी क्या है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो सकती है। इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, scheduler allocates the CPU to a new process if the purity of new process is higher than the purity of running process. प्रिमिटिव में क्या होगा कि जो शेड्यूलर होगा वो क्या करेगा? सीपीयू में न्यू प्रोसेस को डाल देगा अगर उस न्यू प्रोसेस की प्योरिटी क्या है? ज़्यादा है किससे? जो प्रोसेस चल रही है। In non-preemptive purity scheduling, the running process is not interrupted even if a new process has a higher purity. In this case, a new process will be placed at the head of the ready queue. नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो रनिंग प्रोसेस होता है उसको इंटरप्ट नहीं किया जाता, चाहे जो आपका न्यू प्रोसेस आ रहा है उसकी जो प्योरिटी है हाई है तो उसको क्या है कि रेडी के सबसे टॉप में डाल दिया जाता है। ठीक है, सो दैट्स प्योरिटी शेड्यूलिंग। अब इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस शेड्यूलिंग इज दैट इट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस आर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। मतलब इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। जितनी जितनी इम्पोर्टेंस होती है, प्योरिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चलाया जाता है। SGF algorithm is a specific form of purity scheduling in which purity is inverse of next CPU burst. The larger the CPU burst, the lower the purity. मतलब जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जिसकी ज़्यादा ब्रस्ट होएगी, ठीक है, दैट मीन्स टू से कि जितना वो टाइम लेता है, जितना लार्जर CPU ब्रस्ट उतनी उसकी प्योरिटी भी कम होएगी। Next is disadvantage. In certain situation, a low purity process can be blocked. It comparatively high purity process arrive in the ready queue. This situation, which low purity process are blocked waiting for CPU, is known as starvation. अब इसमें क्या होगा कि जो लो प्योरिटी वाली प्रोसेस है वो हमेशा क्या है? ब्लॉक रहेगी, क्योंकि जब भी हाई प्योरिटी की प्रोसेस होगी वो रेडी क्यू के टॉप में चली जाएगी। सो इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्टारवेशन है वो अक्कर हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? एजिंग का प्रोसेस रखा जाता है। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन ऑफ लो प्योरिटी प्रोसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एजिंग।
Aging is a technique of gradually increasing the purity of process that wait for a system for a long time. एजिंग में क्या होता है कि जो प्रोसेस बहुत लंबे टाइम के लिए वेट कर रहा है उसकी प्योरिटी को क्या है हाई किया जाता है, यानी कि इंक्रीज किया जाता है, ठीक है. सो दैट्स एजिंग. नेक्स्ट एक एग्जांपल शेयर किया गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्योरिटी शेड्यूलिंग. यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रोसेस है P1, ब्रश टाइम उसका 10 है और प्योरिटी है 3. नेक्स्ट P2 है, ब्रश टाइम है 1, प्योरिटी है 1. P3 ब्रश टाइम है 2, प्योरिटी है 4. देन P4 है, इसका ब्रश टाइम 1 है और प्योरिटी है 5. देन P5, देन ब्रश टाइम 5 एंड प्योरिटी इज 2. सबसे पहले P2 को चलाया गया क्योंकि उसकी प्योरिटी है 1, ठीक है. सो इसमें क्या है वो 1 टाइम चला अपना, ठीक है. उसके बाद हमारा चला P5, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 प्योरिटी पे उसका है, ठीक है, वो अपना 5 अपना चला, ठीक है. तो पूरा उसका जो 6 है कंप्लीट हो गया. नंबर 3 पे हमारे पास P1 चला, ठीक है, जिसने अपना पूरा ब्रश टाइम लिया 10, ठीक है, 16. फिर उसके बाद हमारा चला P3, वो जो 4 नंबर पे है, ठीक है, उसने अपना ब्रश टाइम लिया 2, ठीक है, 18 हो गया. फिर उसके बाद हमारा आया P4 जो नंबर 5 पे है, उसने अपना 1 लिया, यहाँ पे हो गया 19. सो उसके अकॉर्डिंग एवरेज टाइम हमारा 8.2 मिली सेकेंड्स आया है, ठीक है. सो इसने अपना क्या है अपनी प्योरिटी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर चला है. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ प्योरिटी शेड्यूलिंग, दैट्स सेकंड एग्जांपल, जहाँ पे प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है. P1 का ब्रश टाइम है 10 और उसकी प्योरिटी है 3, अराइवल टाइम 0 सबसे पहले आता है, ठीक है. सो यहाँ पे P1 को लिया गया है, ठीक है. यहाँ पे पहले वो क्या है अपना 1 चला है. फिर उसके बाद हमारा आता है 2, ठीक है, वो अपना टाइम पे आया 1 पे और उसका ब्रश टाइम है 5, ठीक है, वो अपना चला 1. फिर उसके बाद हमारा आया अराइवल टाइम 2 पे, ठीक है, दैट इज द P3 प्रोसेस, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा P3 प्रोसेस चलता है जो उसका ब्रश टाइम है 2, ठीक है. तो उसने अपना प्रॉपर टाइम लिया और यहाँ पे वो खत्म हो गया. उसके बाद जो हमारा चला P2, ठीक है, P2 की जो प्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको चलाया गया. अब उसका 1 चल गया था, 4 उसने रहना था, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया. फिर सबसे लास्ट में हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे वो 1 चल गया था लेकिन 9 उसका ब्रश टाइम रहता था. तो ऐसे हमारा क्या है ये अकॉर्डिंग टू क्या है प्योरिटी है. इसमें क्या है कि जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, जैसे जैसे उसका अराइवल टाइम आता जाता है, जैसे उसकी प्योरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या वो अपना कंट्रोल क्या है छोड़ देता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि वो प्रिमिटिव होता जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही होती है, ठीक है. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बट प्रीम्पशन इज एडेड टू स्विच बिटवीन प्रोसेस. बट इसमें क्या है कि जो प्रीम्पशन है, ठीक है, वो ऐड किया जाता है. इन RR शेड्यूलिंग प्रोसेस आर डिस्पैच इन FIFO बट आर गिवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CPU टाइम. बट यहाँ पे क्या है कि उनको एक अमाउंट दी जाएगी, यानी कि वो आएंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग है, लेकिन उनका एक टाइम क्वांटम होगा जिसके अकॉर्डिंग उनको चलना है. दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. ए टाइम क्वांटम इज जर्नी फ्रॉम 10 to 100 मिली सेकेंड्स. जो ये टाइम क्वांटम होता है हमारा वो 10 से लेके 100 मिली सेकेंड्स तक आप दे सकते हैं. If a process does not complete before its time slice expires, the CPU is preempted and given to the next waiting process in the ready queue. अगर प्रोसेस जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, उसका जो टाइम एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, टाइम से उसको एक्सपायर हो गया लेकिन उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो द CPU इज प्रिम्प्टेड, CPU को प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा एंड इज गिवन टू नेक्स्ट वेटिंग प्रोसेस इन द रेडी क्यू, ठीक है, और जो उसका टाइम है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको दे दिया जाएगा. The preemptive process is then placed at the tail of the ready queue. और जो preemptive process है जिसको आपने बाहर निकाला है वो लास्ट में चला जाएगा रेडी क्यू के. If a process is completed before it is time slice expire, the process itself releases the CPU and the scheduler then process in the ready queue. अगर कोई प्रोसेस, ठीक है, टाइम स्लाइस एक्सपायर होने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया तो जो CPU है वो रेडी क्यू में जो प्रोसेस होगा, ठीक है, अपना कंट्रोल उसको दे देगा. Whenever any new process arrives in the system, it is added to the tail of new queue. जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा उसको रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा. Round robin scheduling is effective in time sharing environment in which the system needs to guarantee reasonable response time for interactive users. जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव है टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक को एक प्रॉपर टाइम मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर सकते हैं.
In this environment, the preemption overhead is kept low by efficient context switching mechanism and by providing adequate memory for the process to reside in main storage at the same time. अब यहाँ पे एक पिक्चर शेयर की गई है, जैसे यहाँ पे CPU है, पहले A B C उसके अकॉर्डिंग चला, जो A है ठीक है उसका अपना टाइम स्लैश के अकॉर्डिंग उसने अपना काम किया, लेकिन पूरा नहीं होने की वजह से उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज ऑलवेज प्रिमिटिव as no process is allocated the CPU for more than one time quantum in a row. If a process CPU burst exceed one time quantum, then that process is preempted and put back at the tail of the ready queue. Then what are the performance factor? अब जो RR है, राउंड रॉबिन है, उसके बहुत सारे परफॉर्मेंस फैक्टर है. सबसे पहले हमारे पास आता है size of time quantum. If the size of time slice is contained large in this algorithm, because as FCFS algorithm, this performance T grade. अगर जो आपका टाइम स्लाइस है बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें परफॉर्मेंस T grade होगी. If the time size of the time slice is very small, then the number of context switches increases and the CPU will be busy in switching itself from one process to another rather than performing calculations. अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा टाइम स्लाइस तो वो जो अपना प्रोसेस है उसको स्विच करने में ही अपना टाइम लगा देगा. ठीक है, तो जो एक प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस में क्या है स्विच होती रहेगी और वो अपनी जो है दूसरी कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. देन द टाइम क्वांटम शुड नॉट बी वेरी लार्ज और आल्सो नॉट शुड बी स्मॉल. यानी कि जो टाइम क्वांटम है वो ना तो ज़्यादा लार्ज हो ना तो ज़्यादा स्मॉल हो, अगर आपको सिस्टम की गुड परफॉर्मेंस चाहिए. नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग overhead. It's planned in such a way that it takes very less time. In other words, the ratio between the context switching time and the calculation or execution time it should be low. अब जो स्विचिंग होती है वो भी क्या है काफ़ी टाइम ले जाती है, तो उसका जो टाइम होता है वो भी क्या है कम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें भी क्या है काफ़ी ओवरहेड होता है. यहाँ पे एक एग्जांपल को शेयर किया गया है. लाइक देयर आर थ्री प्रोसेस P1, P2, P3. सो यहाँ पे जो CPU ब्रस्ट टाइम है वो भी मेंशन है P1 10, P2 5, P3 2. सबसे पहले P1 चला, उनका जो टाइम क्वांटम दिया गया है वो 2 है. ठीक है, यहाँ पे 2 चला. ठीक है, फिर P2 अपना 2 चला. ठीक है, जब इसने अपना 2 चल गया ठीक है तो यहाँ पे 3 पेंडिंग रह गया, यहाँ पे 8 पेंडिंग रह गया हमारा. ठीक है, फिर P3 ने अपना टाइम पूरा कर लिया तो P3 हमारा कंप्लीट हो गया. फिर P1 आ गया. ठीक है, फिर उसने अपना 2 चला यानी कि 8. ठीक है, यहाँ पे अपना 4 टाइम स्लाइस पूरा हो गया, 6 रह गया. P2 हमारा 3 बचा था. ठीक है, 2 और हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया. फिर उसके बाद P1 आ गया, फिर उसका 2 हो गया यानी कि 6 से 4 रह गया. फिर उसके बाद P2 चला, उसका 1 रहता था. ठीक है, 13 आ गया. ठीक है, फिर P1 आ गया हमारा, उसने अपना टाइम स्लाइस चला 2. ठीक है, यहाँ पे 2 बचा. ठीक है, P1 फिर से हमारा चल गया. ठीक है, सो ऐसे हमारा क्या है राउंड रॉबिन जो है वो काम करता है. जो ये चला भी है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग है, लेकिन अपनी टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग चला है. सो दैट्स अ प्योरिटी एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू. Hello students, our next scheduling is multi-level feedback queue scheduling. First is multi-level feedback queue scheduling is an enhancement of multi-level queue scheduling. In this scheme, process can move between the different queues. मतलब इसमें ये चीज़ होती है कि जो आपकी प्रोसेस है ठीक है वो क्या है जो डिफरेंट क्यू है उसमें क्या है मूव कर सकते हैं. The various processes are separated in different queues on the basis of their CPU pressed characteristics. जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं ठीक है उनको क्या है डिफरेंट क्यू में क्या है रखा जाता है. बिकॉज ऑफ दैट जो CPU का ब्रस्ट टाइम होता है ठीक है दैट मीन्स टू से कि किस प्रोसेस ने कितना टाइम लेना है, कितना CPU का टाइम उस चीज़ को लगना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उनका डिफरेंट क्यू होता है. इफ़ ए प्रोसेस कंज्यूम अ लॉट ऑफ CPU टाइम इट इज़ प्लेस्ड इनटू अ लोअर प्योरिटी क्यू. तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है CPU का तो उसको क्या है लोअर प्योरिटी में रखा जाएगा. दिस इनपुट आउटपुट बाउंड एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस आर प्लेस्ड इन द हायर प्योरिटी क्यू एंड CPU बाउंड प्रोसेस आर इन लोअर प्योरिटी क्यू. जो इनपुट आउटपुट बाउंड है और जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है दे आर इन द हायर प्योरिटी क्यू एंड द CPU बाउंड प्रोसेस इन द लोअर प्योरिटी क्यू. If a process wait too long in a lower purity queue, it is moved higher purity queue. Such an aging prevents starvation. अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से लोअर प्योरिटी में वेट कर रही है तो उसको मूव करके हम क्या है हायर प्योरिटी में डाल देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ द
एजिंग प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर प्योरिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से वेट करता है उसको हायर प्योरिटी में डाल देते हैं, तो इससे क्या है, स्टार्वेशन अक्कर नहीं होता, दैट इज अ डेडलॉक। सो यहाँ पे एक फिगर शो की गई है। द फिगर शोज द वेरियस क्यूज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्योरिटी। यहाँ पे क्या है कि एक प्योरिटी शो की गई है, ठीक है, दैट मीन्स टू से कि जो हाई से लेके लो प्योरिटी तक शो की गई है। द टॉप प्योरिटी गिवन द सीपीयू स्मॉलेस्ट सीपीयू टाइम क्वांटम, ठीक है, जो सबसे टॉप है उसमें जो सीपीयू का टाइम है वो दिया गया है। इन दैट स्कीम्स द क्वांटम गिवन टू द प्रोसेस एट इट मूव्स टू ईच लोअर लेवल क्यू बिकम लार्जर। जैसे यहाँ पे लो है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, जो टाइम कम ले रही है, ठीक है, उसको पहले किया गया, ये ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, सो यहाँ पे नीचे, तो ऐसे क्या है कि उसको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, सो लो से हाई प्योरिटी की तरफ तब चला जाता है, बिकॉज अगर काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो वेट करती हैं। नेक्स्ट अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इन सब के अलावा जितने भी हमने एल्गोरिथम्स किए हैं उसके अलावा भी हमारे पास क्या है, बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। फर्स्ट इज द रियल टाइम शेड्यूलिंग। वन ऑफ द मोस्ट important responsibilities of the real-time system is to schedule tasks according to their deadline in order to guarantee that all real-time activities achieve the required service level. अब इसमें ये चीज़ होती है कि बहुत ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो रियल टाइम में क्या होता है कि हर एक का एक शेड्यूल किया जाता है। उस शेड्यूल में क्या होता है कि उसको डेडलाइन से पहले, ठीक है, ख़त्म करना होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि गारंटी होती है कि जो आपका प्रोसेस होता है वो क्या है, टाइम खत्म होने से पहले हो जाएगा। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। द EDF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज अ प्रिमिटिव and dynamically priority scheduling that execute task in order of the time remaining before it is corresponding deadline. तो जो अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट है ये एक प्रिमिटिव, ठीक है, मेथोडोलॉजी है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है उसका जितना भी रिमेनिंग टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को कंप्लीट किया जाता है ताकि उसकी डेडलाइन ना जाए, ठीक है। टास्क विद द लीस्ट टाइम रिमेनिंग बिफोर द देयर डेडलाइन आर एग्जीक्यूटेड बिफोर टास्क विद मोर रिमेनिंग टाइम। जो टास्क जिनका जो टाइम बहुत कम पड़ा होता है उनको पहले ख़त्म किया जाता है ताकि उनकी डेडलाइन ना आ जाए, ठीक है, उन टास्क से जिनका जो रिमेनिंग टाइम है वो ज़्यादा पड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट मोनोटिक। इसमें क्या है, अंडर द स्टैटिक प्योरिटी रेट मोनोटिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टास्क आर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ऑफ देयर रिक्वेस्ट पीरियड। Tasks with shorter request period are assigned higher priority than those with longer periods. बेसिकली इसमें क्या होता है कि टास्क की जैसी वैल्यू होती है, जैसे उसको रिक्वेस्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को क्या है, टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि टास्क विद शॉर्टर रिक्वेस्ट पीरियड, जिनका जो टास्क का शॉर्टर रिक्वेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, उनको क्या एक हायर प्योरिटी दी जाती है देन ऑफ द लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टर वाले हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन scheduling algorithms. Next is types of scheduling. There are many types of schedulings. अब जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ लंबे टाइम के लिए होती है, कुछ मीडियम टाइम के लिए होती है। सो इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। In many multitasking systems, the processor scheduling subsystem operate on 3 levels, differentiated by the time scale on which they perform their operations. First of all, long-term scheduling, which determine which programs are admitted to the system for execution and when and which one should be exited. इसमें ये चीज़ डिसाइड की जाती है कौन सा जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन के लिए चलाया जाएगा, कब चलाया जाएगा, कब इसको क्या है एग्जिट किया जाएगा। नेक्स्ट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलिंग विच डिटरमाइन विच व्हेन प्रोसेस आर टू बी सस्पेंडिंग एंड रिज्यूम, जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कौन सा प्रोसेस क्या है सस्पेंड होगा एंड देन रिज्यूम किया जाएगा। Next one is short term scheduling which determine which of the ready process can have CPU resources and how long, जिसमें ये होगा कि कौन से प्रोसेस को कब CPU resources मिलने चाहिए, ठीक है, और कब और कितने टाइम के लिए मिलेंगे। So that is a short term scheduling. Next is the thread scheduling. थ्रेड में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले थ्रेड होते क्या हैं, थ्रेड एक्चुअली प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं। प्रोसेस क्या है, काफ़ी बड़े होते हैं, हैवी वेट होते हैं, और जो थ्रेड होते हैं, ठीक है, उनमें ही क्या है छोटे छोटे टास्क आप कह लीजिए, ठीक है, वो होते हैं थ्रेड्स। दे आर द अब इसमें भी क्या है कि जब थ्रेड शेड्यूलिंग करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लोड शेयरिंग। प्रोसेस आर नॉट असाइंड टू ए पर्टिकुलर प्रोसेसर, जो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट असाइंड टू ए पर्टिकुलर प्रोसेसर। ए ग्लोबल क्यू ऑफ रेडी थ्रेड्स इज मेंटेन
एंड ईच प्रोसेसर व्हेन आइडल सेलेक्ट ए थ्रेड फ्रॉम द क्यू। अब इसके लिए ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोसेसर रखा जाए और वो उसको चला रहा है। इसमें ये चीज़ होती है कि एक पूरा ग्लोबल क्यू होता है, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ रेडी थ्रेड्स को मेंटेन किया जाता है कि हाँ जो चलने के लिए तैयार होते हैं। एंड ईच प्रोसेसर व्हेन आइडल सेलेक्ट अ थ्रेड फ्रॉम द क्यू, जब भी वो फ्री होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है उस क्यू के अकॉर्डिंग या उस टाइम के अकॉर्डिंग चला दिया जाता है। नेक्स्ट इज द गैंग शेड्यूलिंग। इफ क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉकिंग में बी रिड्यूस्ड। गैंग शेड्यूलिंग में क्या आता है कि दैट इज अ क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस जो साथ साथ चलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉकिंग में बी रिड्यूस्ड, जो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉकिंग होती है दैट में बी रिड्यूस सेट ऑफ रिलेटेड थ्रेड्स ऑफ शेड्यूल टू रन ऑन अ सेट ऑफ प्रोसेसर। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक एक जो प्रोसेस है वो नहीं चलता, ग्रुप ऑफ प्रोसेस जो आपस में रिलेटेड होते हैं वो चलते हैं, जिससे टाइम जो है वो कम लगता है और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आपकी ब्लॉक नहीं होती है। नेक्स्ट इज डेडिकेटिंग प्रोसेस असाइनमेंट provides implicit scheduling defined by assignment of threads to processor. For the duration of program execution, each program is allocated a set of process equal in number of threads in the program. अब इसमें क्या होता है कि that is the implicit scheduling that is defined by the assignment of threads to processor. For the duration of program execution, each program is set of processor. हर एक प्रोग्राम में क्या होता है कि they have the set of processor that equal to number of threads in the, जो जितने threads हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्या होंगे, प्रोसेसर्स होंगे। प्रोसेसर्स आर चूजन फॉर अवेलेबल पूल। अब जो प्रोसेसर्स होते हैं जो उनके अवेलेबल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके अकॉर्डिंग क्या चूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द डायनामिक शेड्यूलिंग। नंबर ऑफ थ्रेड्स इन द प्रोसेस आर अल्टर्ड डायनामिकली बाय द एप्लीकेशन। Operating system and the applications are involved in making scheduling decision. The OS is responsible for participating the process among the job. अब यहाँ पे क्या है कि they have number of process, ठीक है, we can also alter it dynamically. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो एप्लीकेशन है, अब वो क्या कुछ शेड्यूलिंग डिसीजंस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को चलाया जाता है। सो OS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग द प्रोसेस अमंग द जॉब। तो OS किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द प्रोसेसर्स, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग क्या है जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स द थ्रेड शेड्यूलिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन द शेड्यूलिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।